नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर आपके टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी, कल हमने आपका जो पहला चैप्टर किया था बाल विकास का, उससे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे आज 30 क्वेश्चंस करेंगे। वो 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वह आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहेंगे, एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेंगे। तो मेरे सभी शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है और समझना है। कितने करेंगे? 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक होने वाला है, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा को अधिक ज्ञान देना, बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना, या पाठ पुस्तक को याद कराना, या परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। 4 बेहतरीन ऑप्शन है। ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है और फीडबैक करना है। चलिए प्यारे साथियों, आपका कमेंट आ चुका है और कमेंट आने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। ये चलिए परफेक्ट है। अब बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, सभी को कमेंट करके बताना है। दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये केवल कठिन परिश्रम, लगन और असफलता के सीखने का परिणाम होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे बेहतर ब्याज देता है। इस ज्ञान पर आइए निवेश करते हैं और बेहतर ब्याज के दूर पर टीटी एग्जाम को फतेह करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन के अनुसार शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। खुद सोचिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये आपके एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न। एमपीटीटी 2022 के पेपर में आया था कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों? इसका उद्देश्य होता है बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना। क्या होता है? बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना होता है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का मूल दर्शन जो होता है बच्चों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता को केंद्र में रखना, ताकि उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो सके। तो अन्य विकल्प एसीडी आपके निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा को अधिक ज्ञान देना, पाठ पुस्तक याद करना निगेटिव है, अच्छे अंक निगेटिव है, लेकिन समग्र विकास क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो मान लीजिए अगर हम ये प्रश्न हमसे बनता नहीं है, फिर भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अधिक ज्ञान निगेटिव होता है, याद करना पेडागोजी में निगेटिव होता है, बच्चे का समग्र विकास पॉजिटिव होगा, अच्छे अंक दिलाना ये निगेटिव होगा। तो कुछ वर्डों, कुछ शब्दों को ध्यान में रखकर भी हम एग्जाम में सही और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साथियों कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार कौन सा होता है? अनुशासन आधारित शिक्षा होती है, रटने की प्रक्रिया होती है, या अनुभव आधारित अधिगम होता है, या सख्त शिक्षण पद्धति होती है? सभी बताइएगा। जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी लोग आंसर दीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, तो मुख्य आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मुख्य आधार क्या होता है? सबसे मुख्य आधार क्या होता है? अनुभव आधारित अधिगम। अगर हम यहाँ पे डेली क्लास देखेंगे और चीजें को समझोगे, सारे ऑप्शन को समझेंगे, तो हमें अनुभव होगा। अर्थात प्रगति, अगर हमें सक्सेस पाना है, प्रगति करना है, तो अनुभव हमें लेना पड़ेगा। जिसके पास जितना ज्यादा अनुभव होता है वो उतना ज्यादा प्रगति करता है, क्योंकि उन अनुभव में जो गलतियां होती हैं उनसे इंसान सीखता है। जॉन डीवी द्वारा समर्पित एक प्रगतिशील शिक्षा है। और प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा किस पर आधारित होती है? सभी लोग बताइएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है दोस्तों, वह करके सीखने पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? करके सीखने पर आधारित होती है। प्रश्न आ गया, करके सीखने पर आधारित प्रगतिशील शिक्षा होती है। प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया? जॉन डीवी ने किया। उन्होंने व्यवहारिक अनुभव पर बल दिया। किस पर दिया? करके सीखने पर बल दिया और व्यवहारिक अनुभव पर बल दिया। किसने कहा है? जॉन डीवी, याद रखिएगा। किसने कहा है? जॉन डीवी, प्रोफेसर जॉन डीवी। ये चीज हमें नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए। देखिए पहले प्रश्न पूछ लिया गया, अब जॉन डीवी से पूछा गया कि जॉन डीवी के अनुसार क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। क्या स्थिर और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, समाज से अलग होनी चाहिए, केवल शैक्षणिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए, या अनुभव आधारित व्यवहारिक होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ूंगा और आपको इंगित करूंगा, ऑप्शन को देखिएगा कैसे हम सही ऑप्शन को सटीक आंसर सटीक उत्तर निकाल पाते हैं। जॉन डीवी की शिक्षा का मत देखना है, स्थिर और अपरिवर्तनीय। क्या शिक्षा कभी स्थिर रह सकती है? शिक्षा का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? खोजिए। अब ऑप्शन हमें ध्यान देना है, ऑप्शन बिल्कुल अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षा कभी भी स्थिर नहीं होती है। समाज से अलग, क्या समाज से अलग शिक्षा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। केवल, केवल सब तो निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हमारा प्रश्न है, सही प्रश्न ऑप्शन है, तो केवल जहां भी समझे वो आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। अनुभव, अनुभव कैसा है? पॉजिटिव है। व्यवहारिक कैसा है? पॉजिटिव है। अब इसके पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि जॉन डीवी के अनुसार कैसी होती है? व्यवहारिक होती है। करके सीखने पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक अनुभव पर बल देता है। कौन देता है? जॉन डीवी का जो प्रगतिशील शिक्षा है। तो ये अनुभव आधारित यानी कि सी ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए संस्था की, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप, हमारी टीम्स आपको टर्म्स एंड कंडीशन देगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और बेहतर करेगी क्योंकि वो सारा डाटा सारा इंक्लूड उसमें किया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जिस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक को कवर किया गया है। तो डायरेक्ट अब हम प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुरक्षक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी रूप में अपेक्षित है करती है। एक कैसी शिक्षा कक्षा है? एक प्रगतिशील कक्षा है। उसमें अध्यापक यानी आप लोग जो है एक सुरक्षक के रूप में बालक बालिका को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारिता, किसके? ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करते हैं। तो क्या वह ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता होगा, जानकारी का प्रमुखधारी स्रोत या अधीनस्थ प्रतिभागी होगा, सुरक्षक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, या तानाशाह आज्ञाधीन जीव हो जाएगा? कौन सा सही होगा प्यारे साथी? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, सभी का अभिनंदन जायसवाल सर करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। ये आपका अपना परिवार है, ये शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली है। तो अपने परिवार से जुड़िए, अपने परिवार को सुदृढ़ और मजबूत करिए और तैयारी बेहतरीन करिए। अगर प्रश्न में आए एक एग्जाम में कि प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में अध्यापकों को सुरक्षक के रूप में तथा शिक्षक बालक बालिका ज्ञान को सृजन में सक्रिय प्रतिभागी होती है, मेरे प्यारे मित्र, वह हमारा सुरक्षक होगा। क्योंकि सुरक्षक रूप प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दिया गया था, केवल हमें ढूंढना था। सुरक्षक ज्ञान के सृजन सक्रिय प्रतिभागी क्यों होगा ये भी बताएंगे। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक अध्यापिका हो जाते हैं तानाशाह नहीं, केवल ज्ञान बांटने वाले नहीं होते, ना तानाशाह होते हैं, बल्कि एक कैसा होता है शिक्षक, एक शब्द है इसको याद रखिएगा, सुगमकर्ता। आपने पढ़ा होगा शिक्षक कैसे होते हैं? सुगमकर्ता के रूप में होते हैं, बल्कि कैसा? सुगमकर्ता के रूप में होता है। अब बच्चे निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं ज्ञान की रचना करने वाले सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? स्वयं ज्ञान की रचना करने वाले कैसे? सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए सक्रिय प्रतिभागी। सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? नेगेटिव पूछा गया। इनमें से कौन सी ऐसी एक अभिवृत्ति है जो एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि एक प्रगतिशील कक्षा के माहौल कैसे होगा, उसके अनुसार जो है आपकी कौन सी अभिवृत्ति होनी चाहिए। जब ये पता हो जाएगा तो सारा डाटा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रगतिशील कक्षा हो उसमें कैसा होता? आंतरिक अनुशासन पर जोर दिया जाता है। किस पर? आंतरिक अनुशासन पर जोर दिया जाता है। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता पॉजिटिव होगा। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, भय मुक्त मतलब
बिना डरे धमकाए बच्चे पढ़ें, आपके दोस्ती एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, तो अधिगम वातावरण की संरचना, ये भी पॉजिटिव हुआ। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थी बालक बालिका की व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना। बिल्कुल, बालक बालिका में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इनका व्यक्तिगत अध्ययन करना भी आपके किस कैटेगरी पर आ जाएगा, ये अभिवृत्ति के कैटेगरी पर आ जाएगा। लेकिन अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, बाह्य अनुशासन मतलब क्या हो गया, ये एक निगेटिव वर्ड है, और इसलिए ये अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी के माहौल के अनुसार नहीं होगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रगतिशील कक्षा में आंतरिक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया जाता है, ना कि शिक्षक के डरा के बाह्य दबाव से अनुशासन पर। तो बच्चे फैसलों में शामिल होते हैं और भयमुक्त माहौल से सीखते हैं, इसलिए कारण क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होता है। ये सीटेट 2016 में पूछा गया था इस टॉपिक से कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य का है कि कक्षा कक्ष कैसा होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया हो, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, या सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। जोर डालिए अपने दिमाग पर, जोर डालने के बाद सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है शिक्षक बनने। जब भी प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए, और इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न ऐसा हो नहीं सकता, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाती है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। लोकतांत्रिक मतलब प्रगतिशील कक्षा का माहौल हमेशा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक होता है, जहां बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और खोज करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे भारत हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का और प्रश्न पूछने का और खोज करने की स्वतंत्रता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों को भी एक प्रगतिशील शिक्षा में, कक्षा में प्रगतिशील अगर शिक्षा है तो उसमें कक्षा कक्ष में लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष होगी और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जीन पियाजे जी तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है। जीन पियाजे जी तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कैसी है। देखिए, जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को ले लिया गया, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया। अब बताइए इन दोनों के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होगा। अधिगम हमने कल बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो पहली क्लास हमारी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी क्लास का हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। डेली यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट की हो रही हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, प्रिपरेशन को बेहतरीन करिए। तो पियाजे जी तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या बच्चे स्वयं सृजित कर सकते हैं? सक्रिय भूमिका निभाना तो पॉजिटिव है, सृजन करना भी पॉजिटिव है, तो पहला ऑप्शन हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ सकते हैं, जोड़ सकना गलत है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन करना, तो शिक्षक पुनर्बल नहीं करें, बच्चों द्वारा पुनर्बलन होता तब पॉजिटिव होता है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता हो, शिक्षार्थी को निष्क्रिय बताया गया, निगेटिव बताया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित कर रहा है। अगर बच्चा स्वयं सृजन कर रहा है, सीख रहा है और एक सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है, पॉजिटिव होगा, पेडागोजी में। मतलब जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की के अनुसार, पहले बताइए ये दोनों मनोवैज्ञानिक किसके समर्थक है? दोनों मनोवैज्ञानिक रचनावाद के समर्थक है कि नहीं? सभी लोग बताइए, रचनावाद आपने पढ़ा है कि नहीं? रचनावाद के प्रवर्तक कौन है? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। रचनावाद, दोनों रचनावाद के समर्थक हैं और ये मानते हैं कि बच्चे ज्ञान में निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके ज्ञान स्वयं का निर्माण करते हैं। कौन मानता है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? जीन पियाजे जी, वाइगोस्की दोनों मानते हैं। और सभी को कमेंट करके बताना रचनावाद के प्रवर्तक कौन है, सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षार्थी बालक बालिका के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है? मेरे सभी शिक्षक बंधु
जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट आ चुका है, सभी लोग कमेंट कर चुके हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा का वातावरण साथियों कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना। अगर बालक स्वयं ज्ञान की संरचना कर रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का मूल मंत्र है ज्ञान का निर्माण करना। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से खोजबीन और चिंतन करके सीखता है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा कैसे सीखता है? अगर प्रश्न आ गया, सक्रिय रूप से खोजबीन और चिंतन। क्या आएगा? एक सक्रिय शब्द याद रखना है, सक्रिय शब्द याद रखने के बाद खोजबीन शब्द हमें याद रखना है। ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, इन कीवर्ड को दिमाग में बैठा लेना है। सक्रिय, खोजबीन और आपका लास्ट में क्या होता है? चिंतन। राइटिंग पे मत जाइएगा, नॉलेज पे जाइएगा। राइटिंग मेरी नहीं आती है, लेकिन जो लिख रहा हूं अगर आपके समझ में आ रहा तो राइटिंग बढ़िया है मेरे तरफ से। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो राइटिंग हमारी बेस्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षित कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होगा? कैसा परिवार है? एक प्रगतिशील परिवार है, उसमें बच्चों में अपेक्षित कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल पूछा गया है। प्रबल तो है, लेकिन अधिक प्रबल इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है संबंध, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है उपलब्धि, चौथा है आक्रामकता। इनमें से कौन सा सही होगा? प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षित कौन सा प्रेरक जो है अधिक प्रबल होता है, अधिक मजबूत होता है? वह प्रेरक और कोई नहीं, आपका उपलब्धि होती है। क्योंकि कोई भी उपलब्धि होगी, आप उपलब्धि प्राप्त करेंगे, उसमें अधिक आपका बल होगा। उपलब्धि में क्या होता है? अधिक बल होता है कि नहीं होता है? उपलब्धि में अधिक बल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा प्रश्न था? एक प्रगतिशील कक्षा में 9th नंबर क्वेश्चन पे थे ना? हाँ, ये प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षित कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? हम बता चुके हैं, प्रबल होगा उपलब्धि, अचीवमेंट होता है। क्योंकि प्रगतिशील परिवार में बच्चों को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, नया सीखने का माहौल मिलता है, जिनसे उसमें उपलब्धि, अभिप्रेरणा अधिक विकसित होती है। क्या क्या मिलता है? प्रगतिशील परिवार में बच्चों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, सीखने का माहौल मिलता है, जिसमें उनमें उपलब्धि, अभिप्रेरणा अधिक जो है विकसित होती। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद साथियों प्यारा सा प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न में से क्या क्या शामिल होता है? ये MSTT मिडिल स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट 2019 में पूछा गया था कि तुरंत और मौके पर मूल्यांकन, या कोई मूल्यांकन नहीं, या अधिक योगात्मक मूल्यांकन, या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा सही होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर क्या क्या शामिल होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा है तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कहीं ना कहीं कोई मूल्यांकन तो निगेटिव हो गया, तुरंत शब्द निगेटिव होगा, अधिक भी निगेटिव होगा, होगा क्या? अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि अधिक यहाँ योगात्मक दिया गया है। रचनात्मक मतलब बच्चा अधिक से अधिक क्रिएटिविटी करे, खुद सोचे, खुद समझे, खुद हल करे, वह होती क्रिएटिविटी, इसलिए अधिक रचनात्मक मूल्यांकन सही होगा। अगर इसको हम समझें कि बाल केंद्रित शिक्षा में केवल अंत में परीक्षा लेना के बजाय सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार सुधार हेतु जो रचनात्मक मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है वो बेहतर होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, याद रखिएगा। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए यह कौन सा होगा मान? ये CTET 2016 में आया प्रश्न। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करे, या विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता को उन्हें पुरस्कार देना। क्या सही होगा? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखकर समझना है और आपको कमेंट करना है। सभी लोग बताइए। बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपने सबने सुनी होगी, कैसे उन्होंने लड़ाई की है, मेहनत किया अकेले। लेकिन उसी तरह आपको भी मेहनत करना है, एक एनर्जी लाना है, एनर्जी को रूपांतरित करना है और तैयारी करना है, सपने को साकार करना है। तो राइट आंसर आ चुका है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से
चिंतन करना, प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक जो होता है, एक अध्यापक अध्यापिका जो होता है साथियों, वह विद्यार्थियों को सिखाने के किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करे, ये बेहतर होगा। क्योंकि छात्रों को कैसे सीखना है और सिखाना सबसे महत्वपूर्ण, ताकि वे जीवन भर स्वतंत्र रूप से सीख सके। इसमें सीखना और सिखाना, जो हमारा सिखाना शब्द दिया गया है वो बेहतर दिया गया है। सिखाना शब्द हमें बता रहा है कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करना बच्चे का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न का उत्तर और होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में संदर्भ के अनुसार सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या होता है। यूपी टेट 2016 में आया है यह प्रश्न। कब पूछा गया? यूपी टेट 2016 में आया है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या होता है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, या शिक्षा का अनुकरण और नकल करना, दोनों, अनुकरण नकल दोनों करना, या याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना, या जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो प्राथमिक विद्यालय यानी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या होता है। सक्रिय अधिगम से हमें पता चल गया कि उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। क्योंकि जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, देखिए नकल करना निगेटिव है, नकल करना निगेटिव है, याद करना निगेटिव है। शब्दों से पता चल रहा है कि हमारा 4th ऑप्शन होगा। मान लीजिए हमसे प्रश्न नहीं आता, उत्तर नहीं आता, तो ऑप्शन को पढ़िए, देखिए कौन सा डिफरेंस है। ये कीवर्ड अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कीवर्ड आए मतलब वो ऑप्शन ही निगेटिव हो गया। ये कीवर्ड कब पता चलेगा? जब आप सारी क्लासेज हमारी देखेंगे, शेयर करेंगे अपने फैमिली को, जिनको टीटी एग्जाम को पास करना है, क्रैक करना है। ठीक है, तो शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है, जबकि ज्ञान का निर्माण और सीखने की जिम्मेदारी छात्र की अपनी होती है। हम केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपकी जिम्मेदारी है ज्ञान का निर्माण करना, सीखना, समझना, एग्जाम को क्रैक करना। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें शिक्षक जो होते हैं वह आप बच्चों के लिए व्यवहार करने के समरूप तरीकों को निर्धारित करते हैं और पुरस्कार देते हैं। या शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी बालक बालिका को अपनी स्वयं की समझ के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। या शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए जो प्रस्तुत करना है, या शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। तो बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख क्या विशेषता हो सकती है? बाल केंद्रित प्रमुख विशेषता हमारी होती है जिसमें शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक अध्यापिका जो होते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन से बालक बालिका को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे साथियों सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा दिया गया है कि स्वनियमन का सिद्धांत एक बच्चे की क्षमता को संदर्भित करता है। स्वनियमन का सिद्धांत, ये सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। स्वनियमन का सिद्धांत एक बच्चे की क्षमता को संदर्भित करता है अपने स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, या सख्त नियमों और विनियमों को पालन करने के लिए, या आपके सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होता है, या पहचान की एक मजबूत भावना विकसित करता है। स्वनियमन का सिद्धांत एक बच्चे की क्षमता को क्या संदर्भित करता है? जो स्वनियमन का सिद्धांत होता है यह अपने स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह अपने स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि स्वनियमन का अर्थ ही होता है कि बिना किसी बाह्य दबाव, डर के खुद के संवेगों, विचारों और व्यवहारों को सही दिशा में संचालित और नियंत्रित करना होता है। इसके साथ साथियों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के परिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार तत्काल पर्यावरण जो सीधे बच्चे को प्रभावित करता है वह विकास कहलाता है। माइक्रो सिस्टम कहलाएगा, एक्सो सिस्टम कहलाएगा, माइक्रो सिस्टम कहलाएगा, या आपकी मेसो सिस्टम कहलाएगा। ये कौन सा सिस्टम कहला जाएगा? यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के परिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सबसे बेहतर ऑप्शन वो जो होगा जो तत्काल पर्यावरण जो सीधे बच्चे को प्रभावित करे विकास कहलाता है, माइक्रो सिस्टम विकास कहलाता है। माइक्रो सिस्टम ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के अनुसार एक परिभाषा है। उन्होंने कहा कि बालक के सबसे करीब जो मंडल है वह माइक्रो सिस्टम होता है। प्रश्न आ गया कि बालक के सबसे करीब मंडल माइक्रो सिस्टम होता है, किसने कहा है?
यूरी ब्रोनफेन-बेनर ने कहा है, जिसमें उसका परिवार, स्कूल, मित्र, पड़ोस सब शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? उसका स्कूल, परिवार और मित्र। स्कूल, परिवार, मित्र, ये सारे तीनों शामिल होते हैं। और परिवार, पड़ोस भी हो जाएगा। क्या होगा? पड़ोस। पड़ोस मतलब पड़ोसी, मोहल्ले वाले। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? ये हमारा माइक पता नहीं आज क्यों बार बार हट रहा है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम कई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो क्या कहलाएगा? यानी जो आपका पहला सीखा हुआ है, जो आपने पहले पढ़ा हो, वो आज इस परिस्थिति में आपके सीखने को बिल्कुल प्रभावित न करे, मतलब जो पढ़ा हो कोई काम ना आए आपके, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, तो उससे क्या कहेंगे? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहेंगे, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, या अधिगम का निर्देशित स्थानांतरण करेंगे, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे? क्या कहेंगे? पूर्व का सीखा हुआ आज ना आपके निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, ना पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या कहलाएगा? शून्य, जीरो स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि जो हमने पहले सीखा वो आज काम नहीं आ रहा है, ना उस जो हम सीख रहे हैं इसमें कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो शून्य स्थानांतरण कहला जाएगा। क्योंकि जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान सीखने में ना मदद करे, ना ही बाधा डाले, तो उसे क्या कहेंगे? कबीर के दोहे को याद करने के बाद गणित सीखना। कबीर के दोहे याद कर ले, रहीमन खड़ा बाजार में, ऐसा कोई एक कबीर के दोहे है, और इसके बाद गणित सीखे तो दोहा का गणित का कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए वह शून्य स्थानांतरण होगा। उसी प्रकार से पिछला हमारा सीखा गया ज्ञान अगर आज कार्य नहीं हो रहा है तो हमारा शून्य स्थानांतरण कहलाया जाएगा। अगला, सीखने की वही अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं हो। सीखने की वह अवधि, आप सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही है, वह उन्नति क्या? सीखने का वक्र है, सीखने का पठार है, अवधान है, या स्मृति है? क्या होगा सभी प्यारे मित्र बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है आज के, समझ के जाइए, एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है तो हमारी क्या कहलाती है? सभी लोग बताइए प्यारे साथियों, आपका कमेंट आ चुका है और हम आपको पढ़ पा रहे हैं। वह कहलाएगा, अगर उन्नत नहीं हो रही है तो सीखने का पठार इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का पठार क्यों होगा? क्योंकि जब थकान, रुचि में कमी या गलत शिक्षण विधि के कारण सीखने की गति रुक जाती है तो वह वक्र समतल हो जाता है और उसे अधिगम का पठार कहते हैं। कब क्या होता है? जब थकान, रुचि में कमी, गलत शिक्षण विधि के कारण सीखने की गति रुक जाती है, वह वक्र समतल हो जाता है और वह अधिगम का पठार कहलाता है। इसके बाद है साथियों कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक और साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? कर नहीं सकती है लेकिन कोशिश कर रही है, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है। कोशिश करने वाले मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? पर्यवेक्षण, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, पूर्व संक्रियात्मक या सहारा देना। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? फिर भी वह एक साथी के साथ मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर रही है, मतलब सहारा देना, साथी का सहारा ले। वाइगोस्की ने कहा है, क्या कहा है वाइगोस्की ने? कि किसी वयस्क या योग साथी द्वारा दी जाने वाले अस्थायी सहायता, कैसी सहायता? अस्थायी जो सहायता होती है। वाइगोस्की ने क्या कहा? किसी साथी या किसी बड़े के द्वारा अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग या पोड़ या ढांचा कहते हैं। इसके फोल्डिंग, पोड़ या ढांचा, ये शब्द आपने पढ़ा होगा। इसके फोल्डिंग, पोड़ या ढांचा कहते हैं। लेकिन ध्यान हमें क्या देना है कि मार्गदर्शन की प्रक्रिया इसके फोल्डिंग है जब उसकी क्षमता क्षेत्र में ZPD जुड़ा हो। जब उसकी क्षमता क्षेत्र में क्या ZPD जुड़ा हो तभी, तो यहाँ पे सहारा देना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? प्रयास तथा भूल विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि या खेल विधि? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछी जा रही है, और वह विधि हमारी उपयुक्त कौन सी हो जाती है? प्राथमिक प्राइमरी के लिए खेल विधि सबसे बेहतर होती है।
और खेल विधि की अगर बात आ जाए और खेल विधि के बारे में अगर हमें पता चल जाए और खेल विधि के बारे में आपको नॉलेज ना हो ऐसा हो नहीं सकता, आपने पढ़ा होगा। खेल विधि, छोटे बच्चे स्वभाव में बहुत चंचल होते हैं। बच्चे छोटे होते हैं प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल में बच्चा 5 साल से लेके आपका 10 साल तक रहेगा। इस गिरद में बच्चा चंचल होता है और छोटे बच्चे स्वभाव में चंचल के साथ साथ खेल विधि द्वारा सीखने उनके लिए सबसे स्वाभाविक, रुचिकर और प्रभावी माध्यम होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा खेल विधि सही हो जाएगा। इसके बाद है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता हो, मोटर बाइक चलाना सीख रहा, उदाहरण क्या है? मतलब साइकिल सीख लिया है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा, यानी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया किताबों से, हमारी क्लास से, इसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट करें। मतलब पहले तो बेसिक चीजें पता होगी तभी आप प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे, नहीं ज्यादा उत्तर भी सही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? उसे हम ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। क्योंकि जब पूर्व में अर्जित ज्ञान या कौशल का उपयोग किसी उच्च स्तरीय कौशल अर्थात साइकिल से मोटरसाइकिल उच्च हो गया ना, तो सीखने में अगर किया जाए तो इसे ऊर्ध्व लंबवत स्थानांतर कहते हैं। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहेंगे या ऊर्ध्व एक लंबवत शब्द भी आ जाए तो परेशान नहीं होना है। सर आपने तो दूसरा बताया था, एग्जाम में दूसरा आ गया, लंबवत भी आ जाए तो परेशान नहीं होना, उस ऑप्शन को बिल्कुल टिक मार के ही आना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण, एक तरफ प्रक्रिया एक तरफ स्थानांतरण और सीखना। बहुत आसान प्रश्न है, अगर उत्तर पता चल जाएगा तो आप बोलेंगे बहुत इजीली था। सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, सभी होगा या शून्य होगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक होगा। सकारात्मक मतलब क्या होता है? सकारात्मक मतलब हेल्पफुल होना, मतलब मददगार, मददगार होना। नकारात्मक क्या हो जाएगा? नकारात्मक एक बाधक कहला जाएगा। नकारात्मक मतलब होना बाधक। ठीक है। और शून्य मतलब कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए ये सभी आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वह है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण मतलब परिवर्तन होगा। सकारात्मक भी परिवर्तन लाएगा, नकारात्मक भी परिवर्तन लाएगा, शून्य भी परिवर्तन लाएगा। इसलिए इस उपरोक्त सभी ऑप्शन। अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता? अधिगम वक्र, जब हम अधिगम सीखते हैं उसमें एक पठार, एक चढ़ाई आती है। जैसा अधिगम मान लीजिए कोई एक वक्र है, इसमें ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई का पॉइंट है, ये अधिगम का पठार कहला जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ कठिन होगा, सरल होगा, इजली होगा, तो अधिगम का पठार मतलब होता है शून्य अथवा नगण्य सुधार। शून्य अथवा नगण्य सुधार हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पठार का अर्थ होता है सीखने का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा, अर्थात सुधार प्रगति शून्य है, इसलिए शून्य अथवा नगण्य सुधार अधिगम के वक्र का पठार का सही उत्तर कहलाया है। अगला प्यारे साथियों, सभी को ध्यान देना है, जब शिक्षार्थी बालक बालिका को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाए, किसकी अवसर दे दिया जा रहा है, तब उनके सीखने का वक्र क्या होगा? देखिए, बच्चे का समूह में बच्चों को अगर अवसर दिया जाए उसे समूह में सीखने का बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है। स्थिर नहीं होगा, समान नहीं हो सकता है, औन्नत नहीं हो सकता। यानी औन्नत मतलब क्या है? रुकावट, यानी उन्नत का विलोम औन्नत। तो बेहतर होगा जब शिक्षार्थी बालक बालिका को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाए तो बेहतर हो, क्योंकि अवसर से लगा, अवसर भी पॉजिटिव और बेहतर भी सब पॉजिटिव है। क्योंकि इससे क्या होगा? समूह चर्चा से सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, जिसमें बच्चे को विचार स्पष्ट होता है और उनका सीखने का वक्र बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? वाइगोस्की के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा, पॉलोव के द्वारा या कोहलवर के द्वारा रखा जाता है? सभी लोग बताइए। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि आगे भी बढ़ाता है, किसके द्वारा रखा गया है? यह आपके जीन पियाजे जी के द्वारा रखा गया। पियाजे जी का मानना है कि विचार चिंतन पहले आता है और भाषा बाद में विकसित होती है। प्रश्न आ गया कि विचार चिंतन पहले आता है, भाषा बाद में विकसित होती है, किसने कहा? तो जीन पियाजे जी ने कहा। इसके विपरीत वाइगोस्की क्या मानते हैं? वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार पहले स्वतंत्र होते हैं,
फिर मिल जाते हैं। प्रश्न आ गया कि भाषा विचार पहले स्वतंत्र होते हैं फिर मिल जाते हैं, किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा। प्रश्न आ गया विचार चिंतन पहले आता है भाषा बाद में आती है, किसने कहा? जीन पियाजे जी ने कहा। दोनों को आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न है भाषा क्या है? सिंपल सी बात है, भाषा क्या होती है? भाषा सभी लोग जानते हैं, भाषा कहीं ना कहीं हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा क्या होती है? हमारी जो विचार प्रक्रिया उसको प्रभावित करती है, क्योंकि भाषा और विचार आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं? गहरे जुड़े होते हैं। भाषा और विचार आपस में गहरे रूप में जुड़े होते हैं, और भाषा हमारे सोचने के तरीके, विचार प्रक्रिया को दिशा और प्रभाव प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड-पीडी के सिद्धांत से क्या पता चलता है? ये समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जेड-पीडी, ये सिद्धांत होता है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, सभी लोग बताइएगा क्या क्या चीजें पता चलती है, सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक। हर प्रश्न को देखना है, समझना है, और जितना ज्यादा बेहतर समझेंगे उतना सभी को बेहतर समझ में आएगा। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड-पीडी के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? इसे हमें पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से अधिक और हासिल कर सकते हैं। जेड-पीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह अंतर है जो बच्चा बिना मदद के कर सकता है, और जो वह किसी अधिक योग्य व्यक्ति की मदद भी कर सकता है। अधिक योग्य व्यक्ति का मतलब MKO, अगर MKO आए तो कर देना है, अधिक योग्य व्यक्ति को शॉर्ट रूप में MKO बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है नमनीयता का सिद्धांत क्या बताता है? कि विकास चरणों में होता है, बच्चे अपने गति से विकसित होते हैं, विकास प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है, बच्चों का विकास केवल अनुमानस्की कारकों पर निर्धारित होता है। सभी लोग बताइए, सभी को ध्यानपूर्वक देखना। समीपस्थ विकास क्षेत्र जेड-पीडी के सिद्धांत से क्या पता चलता है साथियों? इससे पता चलता है कि बच्चे का विकास केवल अनुमानस्की कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जेड-पीडी इज द राइट आंसर। देखिएगा, विकास प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गलत। विकास चरणों में होता है, बच्चे अपने गति से विकसित होते हैं, ये विकास प्रगति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही करना है। किसको सही करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को। विकास प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई विकास की नमनीयता लचीलेपन का मतलब ही होता है कि जैविक अनुवांशिक गुणों को सही पर्यावरणीय पोषण और अभ्यास और अनुभव से बदला या बेहतर किया जा सकता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसके द्वारा बच्चे शौचालय प्रशिक्षण से आनंद अनुभव करते हैं कहलाती है। शौचालय प्रशिक्षण हो रहा, बच्चे आनंद कर रहे हैं, मतलब किस चरण कहलाएगा? मौखिक चरण, लैंगिक, जननांग, गुदाचरण कहलाएगा। क्यों गुदाचरण होगा? क्योंकि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की दूसरी अवस्था कहलाती है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की दूसरी अवस्था 1 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था के दौरान बच्चे शौचालय प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग से आनंद अनुभव करते हैं कहलाती है। उनकी जो द्वितीय अवस्था है उसके अकॉर्डिंग। सभी समझ गए साथियों? आई होप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं और अगला समझते हैं। हर प्रश्न को देखना समझना है, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है। हर प्रश्न को साथियों समझ के जाना है, ठीक है? और आप सभी लोग जानते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप आज पढ़ाई का दर्द सहेंगे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्रायड, अर्थात गुदाचरण हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारा सा कि एकाधिक प्रभावों का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बाल विकास इससे प्रभावित होता है, केवल अनुवांशिक कारक से, अनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक से, केवल पर्यावरणीय कारक से, या केवल सांस्कृतिक।
केवल केवल, तीनों को हटा दीजिए, हमारा ऑप्शन अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों कारक हो जाएगा। ये कई बार बता चुका हूं, इससे आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार विकास वंशानुक्रम वातावरण बाल विकास दोनों में परस्पर अंतःक्रिया से होता है। मतलब विकास क्या है, वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, वंशानुक्रम, जो विकास होता है, विकास बराबर क्या होगा, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। नो डाउट सारी चीजें समझ गई। चलिए अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार अहम केंद्रिता क्या होती है। वातावरण का ज्ञान का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता, ये मैंने बताया था आपकी क्लास में। बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, भी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है, इस अवस्था में बच्चा यह मानता है कि जैसा वह देखता है वह सोचता है, पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है, वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है, जिसे अहम केंद्रिता कहते हैं। अहम केंद्रिता मतलब बच्चा क्या देखता है, सोचता है कि दुनिया भी वैसी सोचती है जैसे मैं सोचता हूँ, और दृष्टिकोण को समझने में यह असमर्थ होता है, दूसरों को दृष्टिकोण में नहीं समझता, खुद की बातें समझता है, खुद को मनवाने की कोशिश करता है, इसलिए अहम केंद्रिता होगा। तो आज की क्लास हमने 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन को अटेंड किया, ठीक है। और इन 30 क्वेश्चनों में आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप आज पढ़ाई मेहनत दर्द समय लगाएंगे, कल आप टीटी एग्जाम को फतेह अवश्य कर पाएंगे। और अंत में एक लाइन मैंने कहा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाए रखिए, अपने परिवार से जुड़े रखिए, टीटी एग्जाम को 101% फतेह करेंगे, मिलकर करेंगे और मिलकर सारी चीजें क्लियर करेंगे, एग्जाम को फतेह करेंगे। चलिए धन्यवाद सभी का, सारी क्लासेस चल रही है, सारे टीचर हमारे उपलब्ध हो चुके हैं, आ रहे हैं, आपको सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए सभी टीचरों को सपोर्ट करना। जो भी नए टीचर हैं, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हो आप कमेंट करके बस बताएं, क्योंकि कोई भी चीज हो नई हो सीखते हैं, सब कोई होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाना सीखना कहलाता है। हम भी आज सीख रहे हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, लेकिन गलती को इग्नोर करके जो आगे बढ़े, उससे सीख कर आगे बढ़े, वो इंसान हमेशा अपने जीवन में 101% सफल होता है, वह जीवन में हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद साथियों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपकी अगली क्लास पे, सभी मित्रों को जय हिंद।